कालकट तक करवा दियो, कट तक करवाई है, मतलब विशेषता करवाई फिजिकल डिवीजन की। ठीक है, अब दोबारा रिपीट कर लें थोड़ा एक बार। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पश्चिमी भौतिक प्रदेश है उसका निर्माण कौन से काल में हुआ है? चतुर्थक महाकल्प। कौन से काल में? चतुर्थक महाकल्प। या हम बात करें तो कौन सा आएगा? नियोजोइक एरा। कौन सा काल आएगा? नियोजोइक। या हम बात करें तो कौन सा काल आता है? प्लीस्टोसीन काल। उसके अंदर कौन सा काल आता है? प्लीस्टोसीन काल। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना, अगर हम बात करें तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश किसका भाग है? टेथी सागर का। किसका भाग है? टेथी सागर का। और उसका प्रमाण क्या है? खारे पानी की झील। क्या प्रमाण है? खारे पानी की झील। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका भाग है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का। किसका भाग है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का। एक चीज ये याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी आएगी? लूणी नदी। अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से वर्षा, औसत वर्षा कितनी है? 0 से 50 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रमुख बांध कौन सा है? जवाई बांध। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमुख नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में कौन सा आएगा? जैसलमेर। जबकि अगर हम बात करें जनसंख्या में जोधपुर। अगर हम बात करें तो अरावली के पश्चिमी मरुस्थलीय जिले कितने हैं? 12। कितने आएंगे? 12। जबकि अगर हम बात करें अरावली के पश्चिम में जिलों की संख्या कितनी है? 13। 13वां जिला कौन सा है? सिरोही। कौन सा आएगा? सिरोही। अब देखो आगे अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक आती है वर्षा रेखा। एक नाम क्या आता है? वर्षा रेखा। देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर 3 वर्षा रेखाएं आएंगी। एक तो आता है 10 सेंटीमीटर। एक तो कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। एक अगर हम बात करें तो एक आती है 25 सेंटीमीटर। एक कितनी आती है? 25 सेंटीमीटर। एक अगर हम बात करें तो एक कितनी आएगी? 50 सेंटीमीटर। 3 वर्षा रेखा देखनी है। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, जैसे अगर हम बात करें यहां से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। इसकी अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम से किस ओर चलती है? उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यहां पर अगर हम बात करें तो मरुस्थल का जो क्षेत्र है उसकी सीमा के निर्धारण की अगर हम बात करें तो यहां पे पंजाब और हरियाणा। उत्तर की सीमा कौन निर्धारित करता है? पंजाब और हरियाणा। पूर्व की ओर अगर हम बात करें तो यहां पे कितनी है? क्या आएगा? अरावली। क्या आती है? अरावली। यहां पर अगर हम बात करें तो गुजरात। क्या आता है? गुजरात। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी आती है? रेड क्लिफ। चारों चीजें समझ में आ गई। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां से एक वर्षा रेखा गुजरती है और ये जो वर्षा रेखा ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कितनी आती है? 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगर हम बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इसकी पश्चिमी सीमा, इसका निर्धारण कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है? 10 सेंटीमीटर। एक ही चीज याद रखनी है कि ये केवल और केवल रास्ता में कहां से गुजरती है? जैसलमेर से। केवल कहां से गुजर रही है? जैसलमेर। एक चीज तो ये याद रखनी कि केवल कहां से गुजरती है? जैसलमेर से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज क्या याद रखोगे कि रेड क्लिफ रेखा के सारे कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरेगी? 10 सेंटीमीटर। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें से 3 वर्षा रेखाएं गुजरती हैं, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर।
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा करेगी? 10 सेंटीमीटर। केवल कौन से जिले से गुजरती है? जैसलमेर। केवल कौन से? जैसलमेर से। इसके बाद अगर हम बात करें तो जलवायु की दृष्टि से अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। जलवायु की दृष्टि से अगर हम बात करें तो मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अगर हम बात करें जो पश्चिमी भाग है वो तो क्या कहलाता है? शुष्क। पश्चिमी भाग तो क्या कहलाएगा? शुष्क। और जो अरावली के सारे ये क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क। क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क। तो 2 भाग हो गए ना, एक तो शुष्क और अर्ध शुष्क। तो शुष्क जो क्षेत्र है उसमें से कितने सेंटीमीटर गुजरती है? 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर आएगी? 10। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आती है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो इसके सारे पश्चिम से, अरावली पर्वतमाला के सारे पश्चिम से अगर हम बात करें तो कितने सेंटीमीटर गुजरती है? 50 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। तो ये किस में से गुजरेगी? अर्ध शुष्क में। किस से गुजरेगी? अर्ध शुष्क। पानी लेके ही रहे। उड़ जी गया। ले जल्दी से नीचे हो जा। तो तू हथेली मांड ले। अब देखो अगर हम बात करें तो अरावली का जो पश्चिमी भाग है, अरावली का पश्चिमी भाग है ये, इसके सारे कितने सेंटीमीटर गुजर रही है? 50 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज समझना है कि जो शुष्क और अर्ध शुष्क भाग है ना, इन दोनों के मध्य से अगर हम बात करें ना यहां से, तो यहां से कितनी गुजरती है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कितनी गुजर रही है? 25 सेंटीमीटर। देखो 3 चीजें याद रखनी है। अगर हम बात करें मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है? 10। मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण 50 सेंटीमीटर। मरुस्थल को 2 भागों में बांटने का काम है 25 सेंटीमीटर। शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क। 3 क्वेश्चन बन गए ना कि पश्चिमी सीमा है उसका निर्धारण है 10 सेंटीमीटर। केवल कौन से जिले से? जैसलमेर। कौन से जिले से? जैसलमेर से। इसके बाद अगर हम बात करें मरुस्थल को 2 भागों में बांटने का कार्य 25 सेंटीमीटर। 2 भागों में कौन सी सीमा में बांटती है? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण है 50 सेंटीमीटर। किसके सारे गुजरती है? अरावली के। अरावली की भी अगर हम बात करें तो अरावली के पश्चिम से गुजरती है। कहां से गुजरती है? पश्चिम से। अब देखो 2 क्वेश्चन याद रखने। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये किसको बांटती है? राजस्थान को। किसको बांट रही है? राजस्थान को। जबकि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा किसको बांट रही है? मरुस्थल को। शुष्क और अर्ध शुष्क। तो अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश से कितनी वर्षा रेखाएं गुजरती हैं? 3 गुजरती हैं। मुख्य रूप से 3 गुजरती हैं। 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। केवल जैसलमेर जिले से कौन सी गुजरती है? 10 सेंटीमीटर। रेड क्लिफ रेखा के सारे कौन सी गुजरती है? 10 सेंटीमीटर। मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी वर्षा रेखा करती है? तेरा सिर में करे कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। 3 क्वेश्चन बन गए ना। मरुस्थल को 2 भागों में बांटने का कार्य कौन सी वर्षा रेखा? 25 सेंटीमीटर। किस में बांटेगी? शुष्क और अर्ध शुष्क। इसके बाद अगर हम बात करें तो मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण है 50 सेंटीमीटर। अरावली के सारे पश्चिम में कौन सी गुजरती है? 50 सेंटीमीटर। राजस्थान को 2 भागों में बांटने का कार्य है 50 सेंटीमीटर। तो राजस्थान के मरुस्थल से कितनी वर्षा रेखाएं गुजरती हैं? 3। 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? चलो ठीक। तो अब देखो एक चीज और याद रखना। एक अगर हम बात करें तो एक आता है मरुस्थल का मार्च।
मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। क्या होता है? आगे बढ़ना। आगे अगर हम बात करें तो मरुस्थल वर्तमान में किस ओर से किस ओर बढ़ रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और यहां पर अगर हम बात करें तो किस ओर बढ़ेगा? जैसे अगर हम बात करें ये अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली का जो उत्तरी भाग है ना, यहां से बढ़ रहा है। अरावली के उत्तरी भाग से जो कटी फटी पहाड़ियां वहां से आगे की ओर बढ़ रहा है। यहां पर अगर हम बात करें तो दो राज्यों के अंदर विस्तार हो रहा है। एक तो कौन सा आएगा? यूपी, और एक कौन सा आता है? एमपी। याद रह जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? मरुस्थल का मार्च करना। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है रुक्ष प्रदेश। ये अगर हम बात करें तो ये शब्द किसके द्वारा काम में लिया गया? ईश्वर प्रसाद। ईश्वर प्रसाद ने अगर हम बात करें तो मरुस्थल को क्या बोला है? रुक्ष प्रदेश। मरुस्थल को क्या बोला था? रुक्ष प्रदेश। तो एक चीज ये याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आती है कि मरुस्थल के अंदर स्थानीय रूप से अगर हम बात करें ना, विशेष क्षेत्र के रूप में अगर हम बात करें तो कुछ शब्दावलियां काम में ली गई हैं। ठीक है। जिनकी अगर हम बात करें तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंसेलबर्ग क्या होता है? बजादा क्या होता है? पेडिमेंट क्या होता है? रन क्या होता है? टाट क्या होता है? पलाया क्या होता है? ठीक है। इन सब के बारे में देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो तीन नाम आते हैं। एक तो आता है इंसेलबर्ग। ठीक है। या हम बात करें तो इसी को क्या बोलेंगे? द्वीपीय पर्वत। क्या बोला जाता है? द्वीपीय पर्वत। एक चीज तो ये याद रखना। एक अगर हम बात करें तो एक नाम आता है गिरिपद। क्या नाम आता है? गिरिपद। या हम बात करें तो इसी को क्या बोलेंगे? पेडिमेंट। क्या बोला जाता है? पेडिमेंट। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो एक अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है बजादा। एक क्या शब्द आता है? बजादा। तीनों की अगर हम बात करें, तीनों एक साथ समझना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो तीनों की तीनों किस शब्दावली किससे संबंधित है? मरुस्थल से संबंधित है। किससे? मरुस्थल से। एक चीज तो ये याद रखना कि किससे संबंधित है? मरुस्थल से। यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे ये पूरा मरुस्थलीय भाग है। ठीक है। मरुस्थलीय भाग। इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक ही चीज समझने की, मरुस्थल के अंदर ढालनुमा खड़ी चट्टानें पाई जाती हैं। मतलब एक तो पर्वतीय भाग होता है जैसे अरावली पर्वतमाला, वैसे एक मरुस्थल के अंदर अगर हम बात करें ना तो ढालनुमा खड़ी चट्टानें पाई जाती है। चट्टान या पर्वत। चट्टान या पर्वत, तीनों इससे संबंधित शब्दावलियां। देखो ध्यान से समझना कि जो खड़ी चट्टानें पाई जाती है ना ढालनुमा, इनकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि इनके चारों ओर पानी इकट्ठा हो जाता है वर्षा का। ठीक है। मतलब मरुस्थल के अंदर जो ढालनुमा खड़ी चट्टानें पाई जाती है ना, ढालनुमा खड़ी चट्टानें, इनके चारों ओर क्या हो जाता है? इकट्ठा पानी हो जाएगा। मतलब पानी इनके चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। अब दो शब्द आते हैं। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि मरुस्थल में जो खड़ी ढालनुमा चट्टानें पाई जाती हैं इनको क्या बोलते हैं? इंसेलबर्ग। क्या बोला जाता है? इंसेलबर्ग। सीधी बात याद रखनी है कि मरुस्थल के अंदर जो चट्टान पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? इंसेलबर्ग कहते हैं। जैसे पूरा मरुस्थलीय भाग है और उसके मध्य एक पथरीली चट्टान है तो उसको क्या बोलेंगे? इंसेलबर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसेलबर्ग। ये जो शब्द है ये किससे संबंधित है? जर्मनी भाषा का। किससे संबंधित है? जर्मनी भाषा का है। एक चीज तो ये याद रखना। अगर हम बात करें जो ये चट्टान है, जो ये इंसेलबर्ग है, अगर इसके चारों ओर वर्षा का जल इकट्ठा हो गया, वर्षा का क्या हो जाता है? जल इकट्ठा हो गया, तब इसको क्या बोल देंगे? द्वीपीय पर्वत। क्या बोल दिया जाएगा? द्वीपीय पर्वत। सबसे पहले तो मरुस्थल में ढालनुमा खड़ी चट्टानें क्या कहलाती हैं? इंसेलबर्ग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इंसेलबर्ग। अगर वो चट्टान उसके चारों ओर पानी इकट्ठा होगा या जल की मात्रा इकट्ठी होगी तब इसको क्या बोल देंगे? द्वीपीय पर्वत बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? द्वीपीय पर्वत। याद रह जाएगा। अब देखो यही चट्टान, इसी चट्टान की अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना,
मरुस्थल होता है, मरुस्थल उसके अंदर स्थानीय रूप से गर्म हवाएं चलती है ना, जिसको क्या बोला जाता है, लू। क्या बोला जाता है, लू। अब हवा, तेज हवा चलेगी, इसका मतलब वो मिट्टी का अपर्दन करती है। क्या करती है, अपर्दन करती है। मैंने आपको बताया था कि अपर्दन दो प्रकार का होता है, एक तो वायु अपर्दन और एक कौन सा होता है, जलीय अपर्दन। जलीय अपर्दन भी दो प्रकार का होता है, नालिका अपर्दन और अवनालिका अपर्दन। तो मरुस्थल के अंदर कौन सा अपर्दन होगा मिट्टी का, वायु अपर्दन। इसका मतलब मिट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डालेगी। तो जो मतलब स्थानीय गर्म हवा चलती है ना, लू, उसके द्वारा मिट्टी का क्या किया जाता है, अपर्दन किया जाता है। और जैसे वो अपर्दन होगा उस समय अगर हम बात करें तो ये जो डालनुमा खड़ी चट्टान है मरुस्थल के, इसके चारों ओर मिट्टी जमा हो जाएगी। इसके चारों ओर क्या जमा हो जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है पूरी पूरी। अगर हम बात करें जैसे ये चट्टान है, इसके चारों ओर इर्द गिर्द इसके चारों ओर क्या जमा हो जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है। इसको हम क्या बोल देंगे, पेडिमेंट या गिरिपद। मतलब मरुस्थल में जो डालनुमा चट्टान पाई जाती है उसके चारों ओर मिट्टी का जमा होना क्या कहलाता है, गिरिपद या पेडिमेंट। अगर हम बात करें जो खड़ी चट्टान है वो क्या कहलाती है, इनशेलबर्ग। क्या कहलाती है, इनशेलबर्ग। अगर उस चट्टान के चारों ओर जल इकट्ठा हो रहा है तब इसको क्या बोलेंगे, द्वीपीय पर्वत। अगर उस चट्टान के चारों ओर मिट्टी जमा हो रही है तब गिरिपद या पेडिमेंट। गिरिपद या पेडिमेंट। आगे बात समझ में। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये जो चट्टान होती है ना, ये तो है नहीं कि एक छोटी, मतलब बहुत सारी चट्टान होती है बड़ी। उसके अंदर अगर हम बात करें इस प्रकार की बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं। वर्षा होगी ना, तो वर्षा होगी, चट्टान के ऊपर भी पानी आएगा, उस पर्वत पर पानी आएगा ना, उस पहाड़ी के ऊपर पानी आएगा, और वो पानी ढलान के साथ नीचे की ओर आता है। मतलब ऊपर से किस ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा, यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। ऐसे पानी आएगा तो ये पानी इसके तल पे पहुंचेगा, इसका जो निम्न भाग है वहां पे पहुंचेगा। यहां पर पहुंचने के बाद जहां तक ये पानी जाता है ना, जहां पर जाके ये पानी समाप्त हो जाता है, उस भाग को क्या कहा जाता है, बजादा। क्या बोला जाएगा, बजादा। तो तीनों चीजें याद रखनी है, चट्टान से संबंधित है। सबसे पहले तो मरुस्थल में खड़ी चट्टानें क्या कहलाती हैं, इनशेलबर्ग। अगर वो चट्टान उसके चारों ओर वर्षा का जल इकट्ठा हो गया क्या कहलाएगी, द्वीपीय पर्वत। अगर उस चट्टान के चारों ओर वायु अपर्दन के द्वारा मिट्टी इकट्ठा हो रही है क्या कहलाएगा, पेडिमेंट या गिरिपद। चट्टान से आने वाला, नीचे उतरने वाला पानी जहां पे जाके समाप्त होता है वो भाग क्या कहलाता है, बजादा। चट्टान का पानी जहां पे जाके समाप्त होगा वो भाग क्या कहलाएगा, बजादा। तीनों चीज समझ में आ गई है, हैं? कौन यही आगे ने? तो अब देखो आगे, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है पलाया। क्या शब्द आता है, पलाया। पलाया की अगर हम बात करें तो पलाया किसको कहा जाएगा, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो खारे पानी की बड़ी झील। क्या शब्द आता है, खारे पानी की बड़ी झील। देखो एक ही चीज याद रखनी है, एक तो शब्द आएगा पलाया और एक अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है रन या टाट। रन या टाट, ठीक है। एक तो पलाया और एक रन या टाट। दोनों ही अगर हम बात करें तो मरुस्थल के अंदर पानी से संबंधित शब्दावली है। दोनों ही किससे संबंधित हैं, पानी से संबंधित। एक चीज समझना है कि ये भी क्या है, खारे पानी की बड़ी झील। और इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो वर्षा का जल इकट्ठा होता है, इसमें भी क्या होता है, वर्षा का जल एकत्रित होना। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। अगर हम बात करें वायु अपर्दन के द्वारा, यह तो आपको पता ही है कि मरुस्थल के अंदर वायु के द्वारा लगातार क्या किया जाता है, अपर्दन किया जाता है। वायु अपर्दन के द्वारा जो गर्त बनते हैं ना, गर्त का मतलब क्या होता है, खड्डे। क्या होता है, खड्डे। तो वायु अपर्दन के द्वारा अगर हम बात करें गर्त का निर्माण होना, वायु अपर्दन से निर्मित है गर्त। वायु अपर्दन से निर्मित है गर्त। इनकी अगर हम बात करें, इनमें अगर हम वर्षा का जल इकट्ठा हो रहा है तब इसको क्या बोलेंगे, पलाया बोला जाएगा। वायु अपर्दन से निर्मित जो गर्त होते हैं उनमें वर्षा का जल इकट्ठा होना क्या कहलाता है,
पलाया। क्या कहलाएगा? पलाया। भाई जैसे अगर हम बात करें ये जो पूरा पूरा क्षेत्र है, यहां से लगातार मिट्टी का अपरदन हो गया, तो मिट्टी का अपरदन हो गया, एक बड़े गर्त का निर्माण हो गया ना, यहाँ पे आके अगर हम बात करें वर्षा का जल इकट्ठा हो गया और वो लंबे समय तक रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, तो एक झील का निर्माण हो गया, तो उस झील को क्या बोला जाता है? पलाया। जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिट्टी कैसी होती है? लवणीय, इसलिए पानी भी क्या हो जाता है? खारा। तो खारे पानी की जो बड़ी झीलें होती हैं, जो वायु अपरदन से निर्मित गर्तों में वर्षा का जल इकट्ठा होता है, वो क्या कहलाती है? पलाया। मरुस्थल के अंदर, कहां पर है? मरुस्थल में। तो वायु अपरदन से निर्मित गर्त में वर्षा का जल इकट्ठा होना क्या कहलाता है? पलाया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो एक आता है रन या टाट। रन या टाट की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम बात करें वायु के द्वारा लहरदार आकृति के स्थलाकृति बनाई जाती है। लहरदार क्या बनाई जाती है? स्थलाकृति। जैसे बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। बालू का स्तूप मतलब क्या होता है? दोहरे। जैसे अगर हम बात करें एक टिब्बू उरे बना दियो, एक टिब्बू उरे बना दियो, एक उरे बना दियो, इस प्रकार के दोहरे बनते हैं ना, लहरदार स्थलाकृतियां बनती हैं मरुस्थल के अंदर। इनके मध्य अगर हम बात करें, जैसे ये इसका निम्न भूमि क्षेत्र है, ये निम्न भूमि क्षेत्र है ना, इसमें अगर हम बात करें वर्षा के जल इकट्ठा हो जाना, इसमें वर्षा का जल इकट्ठा होना क्या कहलाता है? रन या टाट। बालू का स्तूपों के मध्य अगर हम बात करें वर्षा का जल इकट्ठा होना क्या कहलाता है? रन या टाट। वायु अपरदन के द्वारा निर्मित गर्त में वर्षा का जल इकट्ठा होना पलाया। क्या कहलाएगा? पलाया। अगर हम बात करें तो सर्वाधिक रन या टाट कहां पर है? जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर। जैसे अगर हम बात करें एक नाम आता है ब्रह्मसर। क्या नाम आता है? ब्रह्मसर। एक अगर हम बात करें तो बाकरी। इसी प्रकार अगर हम बात करें पोखरण, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो लवा। ये सभी रन कहां पर हैं? जैसलमेर में। कहां पर आते हैं? जैसलमेर। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो एक नाम आता है ताल छापर। क्या नाम आता है? ताल छापर। एक अगर हम बात करें पड़िहारा। ये दोनों रन कहां पर हैं? चूरू में। कहां पर है? चूरू में। इसी प्रकार अगर हम बात करें थोब, एक अगर हम बात करें रेडाना, ये दोनों कहां पे? बाड़मेर। कहां पर आते हैं? बाड़मेर। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो एक आता है बापरन। बापरन कहां पर है? जोधपुर। कहां पर आता है? जोधपुर। तो अगर हम बात करें बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि क्षेत्र है उसमें वर्षा का जल इकट्ठा हो रहा है, उससे अगर हम बात करें खारे पानी की झीलें बन रही है, वो तो क्या कहलाता है? रन या टाट। क्या कहलाता है? रन या टाट। कालांतर में क्या होता है कि ये जो क्षेत्र होता है ये लवणीय दलदलीय क्षेत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? लवणीय दलदलीय क्षेत्र। जबकि अगर हम बात करें वायु अपरदन के द्वारा जो निर्मित गर्त होते हैं और उनमें खारे पानी की बड़ी झीलों का निर्माण होता है, वो क्या कहलाती है? पलाया। क्या कहलाती है? पलाया। आगे बात समझ में। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो जो रन या टाट होते हैं ना, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो एक शब्द और आता है, अब देखो आगे अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है तल्ली या पोखर। क्या शब्द आता है? तल्ली या पोखर। क्या बात है? बड़ी मन की तल्ली या पोखर। इनकी अगर हम बात करें तल्ली या पोखर किसको कहा जाएगा? सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि मरुस्थल के अंदर देखो, मरुस्थल में अगर हम बात करें जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है ना, थोड़ा डट जा, गोछोर ओढ़ दूंगा नीचा, सोच ली। तल्ली या पोखर की अगर हम बात करें तो मरुस्थल में निम्न भूमि क्षेत्र होता है ना, निम्न भूमि क्षेत्र, इनकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर वर्षा का जल इकट्ठा होना। क्या इकट्ठा होना? वर्षा का जल। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो तल्ली या पोखर किसको कहा जाएगा? जैसे अगर हम बात करें मरुस्थल के अंदर जो खेत होते हैं,
मरुस्थल में जो खेत होते हैं उनके अंदर अगर हम बात करें तो खेत का एक भाग होता है वो निम्न भूमि क्षेत्र होता है। जो मरुस्थल में खेत होते हैं ना उनका एक भाग होता है वो निम्न भूमि क्षेत्र होता है हमेशा। ठीक है, अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है कि पानी वो आके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। हमेशा याद रखना हमारे जो खेत होते हैं ना उनके अंदर जो नीचे वाला भाग होता है ना, जो नीचो भाग हो है बिको मैंने हमेशा फसल ज्यादा होवे को नहीं होवे। बिको कारण की है कि पानी हमेशा चाल लगो जो अप्रदन करेगो, कौन करेगो ने उपजाऊ मिट्टी हो भाई तीती हो है खेत का माइन, तो वह मिट्टी भी के सागे जाके बैठे इकट्ठा हो जाएगी ने। तो निम्न भूमि क्षेत्र होता है ना, खेतों का जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, तल्ली या पोखर। क्या कहलाता है, तल्ली या पोखर। अब देखो अगर हम बात करें यहां से पानी सूख जाएगा ना, उसके बाद वहां पे क्या बचती है, उपजाऊ मिट्टी बचती है। केवल और केवल क्या रहती है, उपजाऊ मिट्टी। तो तल्ली या पोखर का पानी सूखने के बाद अगर हम बात करें जो उपजाऊ भूमि बचती है ना, इसको क्या बोला जाएगा, मरोह। क्या बोला जाता है, मरोह। भाई तल्ली या पोखर के अंदर अगर हम बात करें वर्षा का जल इकट्ठा होगा और वहां पे अगर हम बात करें थोड़े समय बाद वो पानी सूख जाएगा, केवल और क्या बचेगी, उपजाऊ भूमि बचेगी। उस उपजाऊ भूमि को क्या बोला जाता है, मरोह। क्या बोला जाता है, मरोह। इसी मरोह की बात करें तो इसके अंदर 15वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी के अंदर अगर हम बात करें तो जैसलमेर में, कहां पर है, जैसलमेर के अंदर अगर हम बात करें तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अगर हम बात करें तो कौन सी कृषि की जाती थी, खड़ीन कृषि। कौन सी कृषि, खड़ीन कृषि की जाती थी। तो यह चीज याद रखनी है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें मरुस्थल के अंदर निम्न भूमि क्षेत्र होता है, वहां पे वर्षा का जल इकट्ठा होना तल्ली या पोखर कहलाता है, जो कुछ समय के लिए अस्थायी तालाब का काम करता है। किसका काम करता है, अस्थायी तालाब का। वहीं पे अगर हम बात करें वो पानी सूखने के बाद जो उपजाऊ भूमि होती है वो क्या कहलाती है, मरोह। इसी मरोह में अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा एक कृषि की जाती थी जिसको क्या बोलते थे, खड़ीन कृषि। तो खड़ीन कृषि राजस्थान में कौन से ब्राह्मणों के द्वारा की जाती थी, पालीवाल। कब की जाती थी, 15वीं शताब्दी में। कौन से जिले में, जैसलमेर में। तो खड़ीन कृषि कौन से जिले की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या याद रखोगे कि ये तो एक मतलब है प्राकृतिक रूप से बना है। वैसे अगर हम बात करें तो खड़ीन की कृषि के लिए क्या करते थे, वहां पे लोग पानी को रोकते थे। क्या करते थे, पानी को, और एक अस्थायी तल्ली या पोखर का निर्माण किया जाता था। उस पानी को वहां पे रोक लिया, उसके बाद वो पानी शुष्क हो जाता था और उसके बाद जो उपजाऊ भूमि बचती थी कौन सी, मरोह। इसके अंदर कौन सी कृषि करते थे, खड़ीन। अब क्या करते थे, जैसे इस प्रकार के बड़े बड़े तल्ली या पोखर बनाते थे, लगातार एक यहाँ पे बना दिया, जैसे एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया। इसके अंदर पानी भर लिया, ये पूरा पूरा ओवरफ्लो हो गया। इसको क्या बोल दिया, खड़ीन। इस जगह को क्या बोल दिया, खड़ीन। इसके बाद अगर हम बात करें एक इसके आगे बना दिया खड़ीन, एक खड़ीन इसके आगे बना दिया, एक खड़ीन इसके आगे बना दिया। ये पानी की पूरी भर गई। अब जो पानी और आएगा वो बचेगा तो उसको क्या करेंगे, यहां से इस खड़ीन के अंदर भेज देंगे। तो एक खड़ीन से दूसरी खड़ीन के अंदर, एक खड़ीन से दूसरी खड़ीन में अगर हम बात करें पानी भेजने के लिए जिस मार्ग का निर्माण किया जाता था, जो मार्ग बनाया जाता था वो क्या कहलाता था, नेहटा। क्या कहलाता था, नेहटा। एक खड़ीन से दूसरी खड़ीन में पानी भेजने के लिए निर्मित मार्ग क्या कहलाता था, नेहटा। क्या कहलाता था, नेहटा। एक खड़ीन से दूसरी खड़ीन में पानी भेजने के लिए निर्मित मार्ग क्या कहलाता है, नेहटा। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तल्ली या पोखर किसको कहेंगे, अस्थायी तालाब। मरुस्थल के अंदर निर्मित अस्थायी तालाब क्या कहलाता है, तल्ली या पोखर। वहां पे पानी सूखने के बाद अगर हम बात करें उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है, मरोह। इसी मरोह में अगर हम बात करें तो कौन सी कृषि करते थे, खड़ीन कृषि। किसके द्वारा, पालीवाल ब्राह्मण। कौन से जिले में, जैसलमेर में। कब, कौन सा समय, 15वीं शताब्दी। एक खड़ीन से दूसरी खड़ीन में पानी भेजना क्या कहलाता है,
नेहटा, मतलब उस मार्ग को क्या बोला जाता था? नेहटा।